आज की वीडियो में बात करेंगे धान के अंदर जिंक की जो कमी है वो बार बार हमें क्यों दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे किसानों ने जिंक का जो प्रयोग है वो कर भी लिया है, उसके बाद में भी जो जिंक की कमी है वो दिखाई दे रही है। तो जिंक की कमी का आना, जिंक डालने के बाद भी इसके मुख्य तौर पर दो जो कारण हैं वो हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम जिंक की कमी की बात करें तो जो धान के पत्ते हैं, जो पौधे की जो पत्तियां हैं वो जर टाइप हो जाती है, उनको लगता है कि जैसे जंग लग गया हो। तो इस तरह की जो निशानियां हैं वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। गर्मी के मौसम में या अत्यधिक बारिश के कारण भी ये जो जिंक की डेफिशिएंसी है वो आमतौर पर किसानों को दिखाई दे जाती है। अब हम बात करते हैं कि खाद डालने के बाद भी जो जिंक की कमी है वो क्यों आ रही है। किसानों ने 33% वाली जिंक या 21% वाली जो जिंक है उनका प्रयोग भी कर लिया है, लेकिन फिर भी जो जिंक की डेफिशिएंसी है, जो कमी है वो दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा जो रीज़न वो है ऐसे फार्मर जिन्होंने NPK 12-32-16 या DAP 18-46 जिसके अंदर 18% में नाइट्रोजन और 46 में फॉस्फोरस आता है, या फिर SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज़ किया है। यानी कि फॉस्फोरस युक्त जितनी भी खादें हैं अगर आपने वो अपने कद्दू के अंदर या ज़मीन तैयार करते वक्त डाली है तो उन खेतों के अंदर जो जिंक की कमी है वो जल्दी से जो दूर है वो होने वाली नहीं है। मैं बार बार काफ़ी सारी वीडियो के अंदर बोल चुका हूँ कि फॉस्फोरस का और जिंक का आपस के अंदर कोई भी मेल नहीं है, क्योंकि जब भी ये दोनों इकट्ठे होते हैं एक ऐसा सॉल्यूशन बन जाता है जो हमारा पौधा है वो उसे ले नहीं पाता, या फिर ये जो सॉल्यूशन है वो मिट्टी के अंदर घुल नहीं पाते। जब तक मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट नहीं घुलेंगे तब तक जो पौधा है वो उसे उठा नहीं सकेगा। कुछ एक तो ऐसे फार्मर है जिन्होंने हरी खाद यानी कि डेंचा या फिर जो मूंग है उसकी बिजाई कर रखी थी और उसको अपने मिट्टी के अंदर उन्होंने रला दिया है। रलाने के बाद भी वो जो फार्मर है सुपर या DAP का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा करना भी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि डेंचे के अंदर पहले से जो फॉस्फोरस है वो मौजूद है। आप एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? फिर आपने डेंचे का जो खर्चा है वो क्यों किया? उसे रलाने के लिए काफ़ी सारा जो तेल का खपत है वो भी होती है, या फिर जो पानी वगैरह है वो डेंचा में अत्यधिक लगता है। तो आप एक्स्ट्रा जो DAP वो डाल रहे हो, फिर इस चीज़ का बेनिफिट क्या हुआ? कुछ एक तो ऐसे फार्मर जिनके यहाँ हल्की मिट्टी या हल्का पानी है उन्हें फॉस्फोरस युक्त जो खादें हैं वो डालने की जो मजबूरी है वो हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक फार्मर ये बोलेंगे सर हमने सुपर भी डाला या DAP भी डाला, लेकिन जिंक डालने के लिए हमने जो 10 से 15 दिन का जो गैप है वो रख लिया है। गैप रखा है ये काफ़ी अच्छी बात है, गैप रखना भी चाहिए, लेकिन गैप रखने का जो फ़ायदा है वो सभी तरह के किसानों को या सभी तरह की जो मिट्टी है उसके अंदर आपको जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। कारण सुन लीजिए क्या है। DAP या फिर लगभग जो भी न्यूट्रेंट है, खासतौर पर अगर हम आज के टॉपिक में DAP पे बात कर लेते हैं। DAP आपके खेतों के अंदर या आपके मिट्टी के अंदर pH के हिसाब से एक्टिव होती है। सपोज कीजिए आपके मिट्टी का pH मान ज़्यादा है, 8.5 है या इससे भी ज़्यादा है, या फिर आपका जो pH है वो 6 से कम है, तो वहाँ पर जो DAP है वो हो सकता है कि आपके डालने के बाद 25 से 30 दिन बाद एक्टिव हो। सपोज कि आपने 1 तारीख को DAP डाली है और आपके मिट्टी का pH मान ज़्यादा है, तो आपकी जो DAP है वो 25 से लेके 45 दिन के आसपास वहाँ पर एक्टिव होगी। और आप कह रहे हो कि सर हमने जिंक के अंदर 10 से लेके 15 दिन का जो गैप है वो रख लिया। अब आप कितना गैप रखोगे? जो आपकी DAP है वो तो 25 से लेके 35-40 दिन के आसपास एक्टिव हो रही है, तो आपका जो 10-15 दिन का गैप है वो यहाँ पर किसी भी तरह का जो कार्य है वो नहीं करेगा। तो ऐसे खेतों के अंदर जो जिंक की कमी है वो बार बार शो होती है। नंबर 2 पर बात आती है pH लेवल की। pH का मतलब पावर ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपके मिट्टी के अंदर आपने जो भी खादें डाली है वो कब एक्टिव होगी या कितनी मात्रा में एक्टिव होगी, या पौधा उसे कितनी मात्रा में ले पाएगा, वो हमारी मिट्टी का जो pH मान है, जो मानक है, वो डिसाइड करता है। आमतौर पर न्यूट्रल pH ही जो सबसे सुफिशिएंट रहता है, क्योंकि उसके अंदर हर तरह की जो प्लांट है या फिर हर तरह का जो न्यूट्रिएंट है वो आसानी से घुल जाता है, और जो न्यूट्रल pH है वो करीबन 7 से लेके 7.5 के आसपास माना जाता है। जिन खेतों का जो pH मान है या फिर जिस मिट्टी का pH मान है वो 7.5 से अधिक है, वहाँ पर अगर आपने जिंक का प्रयोग किया है तो वहाँ पर जो जिंक है वो आपकी 20 से लेके 28% के आसपास ही जो पौधा है उसे उठा पाएगा। बाकी की जो जिंक है वो लॉक हो जाती है। अगर आप हाई pH वाले खेतों के अंदर जिंक का प्रयोग कर रहे हो तो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है कि आप कोशिश करें साथ में जो सल्फर है 3 किलोग्राम वो आप जरूर डालें, ताकि आपके यहाँ जो जिंक है वो 70 से लेके 80% पौधा उसे यूज कर सके, क्योंकि जो सल्फर है वो आपके pH मान को घटा देती है। हालांकि जिंक सल्फेट, जिंक के अंदर भी सल्फर है लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं है कि आपके pH को कम कर सके। वो सल्फर सिर्फ 20 से लेके 25% ही कार्य करती है जो जिंक के साथ में जो सल्फर आती है। इसीलिए जो पौधा है वो स्टार्टिंग में विदाउट सल्फर अगर आपने जिंक डाली है तो पौधे ने 25 से लेके 20% उठा लिया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 70 से 80% जो पौधा है वो जिंक उठाए तो साथ में आप 3 किलोग्राम जो एक्स्ट्रा 80% वाली जो सल्फर है उसका आप जो प्रयोग है वो कर सकते हो। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि DAP का जो pH लेवल है ना
वो 8 के समथिंग रहता है, 8 या 8.5 का, यानी कि जो डीएपी का खुद का जो पीएच है वो अधिक है और पहले से आपके मिट्टी का जो पीएच है वो अधिक है। हालांकि ये टेम्परेरी तौर पर पीएच मान अधिक करती है डीएपी, ये नहीं कहता कि मैं परमानेंटली यूज अधिक कर देती है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में डीएपी का यूज करते हो तो ये परमानेंटली भी आपकी मिट्टी का जो पीएच मान है वो अधिक कर देती है। अब बात आती है कि हम इस समस्या से हमें निपटारा जो है वो कैसे मिलेगा, यानी कि हमारा जो जड़ जैसा जो पत्ता हो चुका है या पौधा हो चुका है, हम उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे कर सकते हैं। एक तो अगर जिन भी किसानों ने अभी तक जिंक का प्रयोग नहीं किया है तो वो कृपया करके सल्फर के साथ में जो जिंक है वो डाल सकते हो। डीएपी, फॉस्फोरस युक्त जितनी भी खादें हैं उनसे आप थोड़ा दूर ही रहें। या फिर अगर आप जिंक डाल चुके हो फिर भी कमी आ रही है तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पौधे के जो पत्तियाँ हैं वो 6 से लेके 8-10 पत्तियाँ हो चुकी है तो इस समय आप चिलेटेड जिंक का जो स्प्रे है वो भी कर सकते हो। 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से आपको जो डोज है वो रखनी है। काफ़ी सारे ऐसे फार्मर हैं जो नीचे फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं धान की जड़ों के स्वास्थ्य के लिए। तो अगर आप फंजीसाइड का यूज़ कर रहे हो तो आप ऐसे फंजीसाइड को सिलेक्ट करें जो कि जिंक बेस हो, जैसे कि नंबर 1 पर आता है यहाँ पर मैनकोजेब 75%, जिसे आप M45 के नाम से जानते हो, या फिर आप 1263 भी ले सकते हो कार्बेंडाजिम प्लस में मैनकोजेब, या फिर आप बायर का इंट्राकोल आता है उसे भी यूज़ कर सकते हो। ये सारे जो फंजीसाइड है वो जिंक बेस है, आप कोई से भी ले सकते हो जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है। या फिर आप जिनेब का भी प्रयोग कर सकते हो, Z78 जिसे आप बोलते हो। मेटीराम बासप का आता है, पॉलीराम प्रोडक्ट का नाम है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। या फिर जिरम वगैरह आमतौर पर आप जानते हो, उसी का भी आप जो प्रयोग है वो कर सकते हो। अगर फंजीसाइड ना भी डालो तो भी ज़रूरी नहीं है, वैसे भी मैंने आपको बता दिया, अगर आप डाल रहे हो तो आप इनको जो पहल है वो दे सकते हो। बाकी उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। धन्यवाद किसान साथियों।